हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्क्रिप्टेड कैटलिस्ट। यहाँ हम हैंड रिटन वेल स्क्रिप्टेड नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को कैटलाइज करेंगे। Any students preparing for JEE, NEET, IIT JAM or any other PG entrance exams for chemistry, this video is for you. अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिनिमल प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एरोमेटिसिटी। तो मैं एरोमेटिसिटी इस चैप्टर को मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइड करके बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। तो मेनली एरोमेटिसिटी को हम पहले हम पढ़ते हैं उसके कंडीशंस के बारे में। तो कौन से कंडीशंस की वजह से एक कंपाउंड हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है या फिर वो एरोमेटिसिटी शो करता है। फिर हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ टाइप्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा दिखाए गए कुछ इफेक्ट्स। तो हम अभी सबसे पहले पहला सेक्शन कंडीशन शुरू करते हैं। तो एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए वो कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए और वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो करना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कंप्लीट होना चाहिए। मेनली यही सब पॉइंट्स अगर हैं तो हम ये सब कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड के लिस्ट में ले सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैटेगराइज करते हैं और वो होता है हकल्स रूल। तो हकल्स रूल में पहला रूल हम ये देखते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा होता है उसे हम एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबके बाद में डाउट आएगा कि यहाँ पे n क्या है। तो यहाँ पे n एक एनी इंटीजर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो n कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इससे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हम 4 में 1 लें और उसमें 2 ऐड करें 4n+2 तो हमें मिलेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। उसी तरह ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर हम 4 × 1 मतलब एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी रूल हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है या फिर इन एबव लिस्टेड कंडीशंस में से अगर कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उस कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं। फिर अभी हम एरोमेटिसिटी के टाइप्स के बारे में देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर उनके कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे हमने देखा था, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का हकल रूल फॉलो करते हैं। मतलब इसमें n का हम कोई भी इंटीजर लें तो उसका जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन जिस भी कंपाउंड में होगा वो कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। जैसे हम देख सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें उसमें ये साइक्लोप्रोपेनॉल कैटायन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जहाँ पे ये रहे उसके 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो कार्बोकैटायन है ये उसके कॉन्जुगेशन को कंप्लीट करता है। और ये ऑफ कोर्स एक प्लानर स्ट्रक्चर है, कार्बोकैटायन एक प्लानर स्ट्रक्चर होता है और साइक्लिक भी है। तो ये एरोमेटिसिटी के सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। उसी हिसाब से हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन के ये सारे एग्जाम्पल्स पे देख सकते हैं। और फिर हम आते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम देख सकते हैं एक वेल नोन कंपाउंड जो है बेंजीन, और वैसे ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे पिरिडीन, पायरोल और थायोडीन और हम देख सकते हैं फ्यूरान। यहाँ पे
हेट्रोसाइक्लिक में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यूज हो रहे हैं, उसमें जो ये लोन पेयर्स है, ये इसे कंप्लीट 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और इसका कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट करते हैं। फिर हम उसी हिसाब से देख सकते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा नैफ्थलीन शो करता है। फिर आता है हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इस कंपाउंड को हम नाम दे सकते हैं पाइरीन। इस कंपाउंड का नाम होता है पाइरीन। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम बढ़ता है, हम सिर्फ और सिर्फ उसके पेरिफेरल कॉन्जुगेशन पे फोकस करते हैं। पेरिफेरल कॉन्जुगेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके बाउंड्री में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो कॉन्जुगेशन, वो जो डीलोकलाइजेशन होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादातर लोकलाइज्ड होते हैं, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए वो नॉन हर्पल डबल बॉन्ड कहलाते हैं। फिर जैसे ही हम आगे चलते हैं, जैसे ही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम बढ़ता है, तो हम उस कंपाउंड्स को एन्युलिन बोल देते हैं। जैसे हम इस चीज को एन्युलिन बोल सकते हैं, उसमें 18 एन्युलिन। फिर हम देख सकते हैं एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का सिस्टम। तो जैसे हमने देखा था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। तो उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन का, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, वैसे ही हम ये एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन जो इस कॉन्जुगेशन को कंप्लीट कर रहा है, बट इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही आता है हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन रहता है, वो होता है साइक्लोऑक्टेन टेट्राइड, COT। जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इन रियल ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये नॉन एरोमेटिक इसलिए होता है क्योंकि ये नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर शो करता है। तो अभी हमने नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखा। तो अभी सबके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि इन सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, हम इन सबको पहचानेंगे कैसे, हम इन सबको इजिली याद कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक ट्रिक मेंशन की हुई है। हम ऐसे सारे के सारे इवन नंबर, ये वाला जो ट्रिक है, हम सारे इवन नंबर्स को 2 4 6 8 सारे इवन नंबर्स को इसे जिगजैग मैनर से लिख सकते हैं। उसमें जो ऊपर वाले टॉप वाले जिगजैग वाले नंबर्स होंगे, जैसे 2 6 10 14, वो सारे कंपाउंड्स 4n+2 पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे होंगे और वो सारे एरोमेटिक होंगे। जो डाउनवर्ड जिगजैग के होंगे, वो 4 पाई 8 पाई 12 पाई, वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे होंगे और वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। और फिर इन सारे टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, सारे टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम एक स्टेबिलिटी ऑर्डर देख सकते हैं। तो ये रहा उसका वो स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर में आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम इससे ये भी इंफर कर सकते हैं कि इसका एनर्जी ऑर्डर इसका रिवर्स होता है। तो एनर्जी ऑर्डर में हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी रखने वाला कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक। तो फिर अभी हम इन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देख के इन सबको और भी ज्यादा अच्छे से जानेंगे। तो ऐसे ही हम टाइप्स में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे। वो है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और हम एग्जाम्पल लेते हैं COT का। COT में अगर हम प्रोटोनेशन करके, एक आयनिक फॉर्म में प्रोटोनेशन करके एक sp3 कार्बन जनरेट कर सकते हैं। sp3 कार्बन जो होगा वो आउट ऑफ प्लेन जाके एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दे रहा होगा, और बट उसका यही एक्सेप्शन होगा कि वो आउट ऑफ प्लेन होगा और उसमें एक sp3 कार्बन प्रेजेंट होगा। तो इस उसी टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे हमने देखा जो मेनली एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जो रूल्स फॉलो करते हैं,
होमो एरोमेटिक उनमें से हपल्स रूल फॉलो कर रहा होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहा होता है। होमो एरोमेटिक कंपाउंड उसमें से फॉलो कर रहा होता है मेनली हपल्स रूल और कंप्लीट कॉन्जुगेशन। बट ये प्लानरिटी और sp3 कार्बन के एब्सेंट होने का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है। तो इसी वजह से हम इसको होमो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो उसमें से हम और एक एग्जांपल भी देख सकते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन का, जो भी सिमिलर टाइप ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। फिर हम आते हैं एक दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के पास, जो होता है हमारा क्वासी एरोमेटिक, या फिर हम उसे बोल सकते हैं आयोनिक एरोमेटिक। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक इन सब में डाउट रहता है। तो इसे याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका यही है कि होमो एरोमेटिक ज्यादातर sp3 कार्बन के प्रेजेंस से या फिर आउट ऑफ प्लेन जब वो जा रहा है sp3 कार्बन की वजह से, तो हम उस कंपाउंड को होमो एरोमेटिक बोल सकते हैं। और आयोनिक एरोमेटिक या फिर क्वासी एरोमेटिक जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी वे से एक आयोनिक फॉर्म में स्टेबल हो रहे हैं या फिर पोलर फॉर्म में स्टेबल हो रहे हैं। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक हेटेरोसाइक्लिक जैसा कंपाउंड लिया है, जहाँ पे हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है ब्रोमीन। ये ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 6 बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये एक 6 बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये एरोमेटिक बन सकता है, बट यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है जो इसे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनने दे रहा है। तो अगर हम उसका ट्रीटमेंट KgNO3 से कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, जो KgBr बन के प्रेसिपिटेट बन जाएगा। KgBr बन के प्रेसिपिटेट बन के Br निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में फॉर्म हो जाएगा एक कार्बोकेटायन, जो एक आयोनिक बॉन्ड से NO3 माइनस आयन के साथ एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट, जो हमें एरोमेटिसिटी बिहेवियर या फिर एक एरोमेटिक कंपाउंड दे रहा है, एक 6 बाय स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड दे रहा है। तो इसी टाइप ऑफ कंपाउंड को हम बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक या फिर आयोनिक एरोमेटिक। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एक दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ कैटायन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानने के लिए, जो होते हैं फुल्वीन और फुल्वलीन्स। तो फुल्वीन और फुल्वलीन की स्पेशलिटी ये होती है कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका हाई डाइपोल मोमेंट होता है। ये ज्यादातर दो कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, और वो दो कंपाउंड्स इंडिविजुअली एरोमेटिकली स्टेबल नहीं होते हैं। बट अगर हम उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस कर दें, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, बॉन्ड ट्रांसफर कर दें, इस तरीके से अगर हम ट्रांसफर करें ताकि दोनों के दोनों एरोमेटिकली स्टेबल हो जाए, तो उस चीज को हम फुलवरीन, उस कंपाउंड को हम फुलवरीन कंपाउंड बोल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस डबल बॉन्ड को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे एक अनायनिक चार्ज आ गया है जो इसे 6 बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बदल रहा है, और यहाँ पे एक कैटायनिक चार्ज आ गया है जो इसे 2 बाय एरोमेटिक सिस्टम में बदल रहा है। तो ये एज ए होल एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है। और ये पोलर फॉर्म में ज्यादातर हाईली स्टेबल एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी उसी हिसाब से हाई रहता है। तो फुल्वीन और फुल्वेलिन, फुल्वेलिन्स के कंपाउंड के हाई डाइपोल मोमेंट होते हैं। फिर हम एक दूसरे टाइप ऑफ कंपाउंड्स के बारे में भी देख सकते हैं, जो होते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो बेंजीन के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब 6 बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम शो नहीं करते हैं, तो वो लेस देन 6 या फिर मोर देन 6 हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे एग्जांपल्स हेप्टेलिन, एजिउलिन। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड हमारा रहता है एक एजिउलिन, जो एक 5 and 7 मेंबर फ्यूज्ड रिंग है। तो ऐसे ही फ्यूज्ड रिंग जो इंडिविजुअली कहीं ना कहीं एरोमेटिकली स्टेबल नहीं होते हैं, बट ये जब पोलर फॉर्म में आ जाते हैं, ये हाईली स्टेबल हो जाते हैं।
उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेजोनेंस के हिसाब से वो एक आयनिक चार्ज में रहकर पोलर फॉर्म में हो जाते हैं, तो वो इंडिविजुअली और बोथ रिंग एरोमेटिकली स्टेबल हो जाते हैं। तो अभी हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जाना। अभी हम वही एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या क्या इफेक्ट्स शो करते हैं उसके बारे में जाना। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, वो होता है हमारा अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो ये जो अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है ये हम ज्यादातर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे करके एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस कंपाउंड के ऊपर फॉर्म कर देते हैं, जो उसके आसपास उसके एडजेसेंट जो भी एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, उनका स्पेक्ट्रोस्कोपिक वैल्यू अफेक्ट करता है। तो ये चीज हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो उसके एडजेसेंट एटम्स को शील्डेड या फिर डीशील्डेड जोन में रख देता है। तो ज्यादातर पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फिगरेशन की वजह से होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक दूसरा इफेक्ट आता है जो होता है हमारा एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट ये होता है कि polycyclic fused rings further don't share their bonds and aromatic behavior with others, thus aromaticity decreases। तो हम इसमें ये इन्फर कर सकते हैं कि जैसे ही एनिलेशन इफेक्ट बढ़ता है, एरोमेटिसिटी घटता है। तो एनिलेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। तो एनिलेशन इफेक्ट क्या है, मतलब जैसे ही नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स बढ़ते हैं तो उनका एरोमेटिसिटी कम होता है। ये हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो है ये कि बेंजीन, ये हम देख सकते हैं ये हमारा बेंजीन है। ये दो बेंजीन का फ्यूज्ड रिंग्स जिसे हम बोलते हैं नाफ्थलीन, और ये रहा हमारा थ्री बेंजीन का फ्यूज्ड रिंग जिसे हम बोलते हैं एंथ्रासीन। तो अकॉर्डिंग टू एनिलेशन इफेक्ट हमें ये पता चलता है कि एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन सबसे ज्यादा रहता है, फिर नैप्थलीन का और फिर एंथ्रासीन का। इसका रीजन यही है कि जैसे ही नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स बढ़ते हैं तो उनका एरोमेटिसिटी घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो वही सेम बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही रेजोनेंस पैटर्न ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते, ज्यादा दूर तक फॉलो नहीं कर पाते, तो उनका एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ये एनिलेशन इफेक्ट हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के एसिडिटी और अनायन स्टेबिलिटी को भी पहचानने में हेल्प करता है। और फिर हमने जो नॉन बेंजोइड सिस्टम देखा था, उसमें हम और एक चीज भी ऐड कर सकते हैं, वो है काइरक रूल। काइरक रूल भी एक हकुल रूल जैसा ही है, जो नॉन बेंजोइड सिस्टम्स के एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक होने जानने का एक ट्रिक है। तो पहला रूल यही बताता है कि C2 प्लेन एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए जैसे यहाँ पे है, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर n-1 इवन है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा, अगर n-1 ऑड है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेप्टेलीन में यहाँ पे 6 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो -1 5, तो हेप्टेलीन एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो। और वैसे ही एजिलिन का भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 5 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 5 - 1 4, तो एजिलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। तो हम इफेक्ट्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है हमारा सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस का, तो सॉल्वोलिसिस हम ज्यादातर रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जान सकते हैं। तो सॉल्वोलिसिस वाला प्रोसेस हमारा SN1 रिएक्शन के थ्रू होता है। तो SN1 रिएक्शन में जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी के थ्रू जान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा,
जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसी का कार्बोकैटायन वो वही एरोमेटिक कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जैसे हम प्रीवियसली बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा था। जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है, हम अगर ये Cl को हटा दें तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रहा है, तो 6 पाई कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो ये हाई सॉल्युलोसिस वैल्यू शो करेगा। तो ये हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने में भी हेल्प करता है। आज हमने एरोमेटिसिटी चैप्टर के हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिया है। अ, तो इस और आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको इसका कंप्लीट नोट्स एंड एंट्रेंस लेवल क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।